पहले तो ये देखिए, आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में क्या कहा। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त को कर्फ्यू के बाद प्रदर्शनकारी ढाका में जुटे। सुरक्षा अफसरों के साथ मीटिंग के बाद शेख हसीना ने इस्तीफा देने का फैसला लिया। कम समय में उन्होंने भारत में आने के लिए इजाजत की गुहार लगाई। हमने बांग्लादेश अथॉरिटी से अचानक मिले फ्लाइट क्लियरेंस के निवेदन को देखा। वो कल दिल्ली पहुंची हैं। बांग्लादेश में हालात अभी भी सामान्य नहीं है। आर्मी चीफ ने आंतरिक सरकार के बारे में जानकारी दी है। अपने उच्चायोग अधिकारियों के जरिए हम भारतीय समुदाय से लगातार संपर्क में हैं। हमारा अंदाजा है कि वहां 19,000 भारतीय हैं, जिसमें से 9,000 छात्रों का एक जत्था जुलाई में भारत लौट चुका है। ढाका में हमारी राजनयिक उपस्थिति है। चिटगोंग में राजशाही और सिलहट में हमारे हाई कमीशन है। हमें उम्मीद है कि जो भी सरकार होगी वो इन सभी को जरूरी सुरक्षा प्रदान करेगी। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही चीजें सामान्य हो जाएंगी। जैसी चीजें स्थिर होंगी सब ठीक हो जाएगा। हम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर भी पैनी नजर बनाए हुए हैं। कई ग्रुप और संस्थान इस पर नजर बनाए हुए हैं। हम इसका स्वागत करते हैं। हम चाहते हैं कि जल्द न्यायिक व्यवस्था लागू हो। लेकिन सवाल यह है कि जो विदेश मंत्री कह रहे हैं उससे एक बड़ा सवाल मैं यहां पर सामने रखना चाहता हूं। विदेश मंत्री की बात अपनी जगह सही है कि वहां स्थिति सही नहीं है, लेकिन केवल बांग्लादेश ही नहीं, भारत के कई पड़ोसी देशों में स्थिति सही नहीं है। और उसके लिए मैं चाहूंगा कि मैं अपने पीसीआर से कहूंगा कि मुझे एक मैप जो हमारी टीम ने ग्राफिकल रिपोर्ट बनाई है वो बिग वॉल पर दें, और उसके बाद हम जरा अपने जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनसे हम बात करेंगे। जरा वो दिखाइए यहां पर वो मैप। ये देखिए, भारत के 8 पड़ोसी हैं, जिनमें चीन और पाकिस्तान का रुख तो हम समझते हैं कि कैसे चीन और पाकिस्तान भारत के विरोध में हमेशा रहते हैं। समर्थक बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका। बांग्लादेश में क्या हाल है हम उसी पर बात कर रहे हैं। तटस्थ की बात करें तो म्यांमार, नेपाल और मालदीव तटस्थ की भूमिका निभाते हैं। भारत के समर्थक भी रहते हैं। कुछ चीजें भारत के विरोध में भी होती हैं। लेकिन जरा इस नक्शे को आप ध्यान से देखिए। इन 8 देशों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान। कश्मीर मुद्दे पर रिश्ते खराब है हमारे, और यहां पर हमने कई जंगें भी लड़ी हुई हैं, और अक्सर हमेशा पाकिस्तान जो 4 जंगें लड़ा है उसमें उसको मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म से कैसे भारत जम्मू कश्मीर में जूझ रहा है वो आप जानते हैं। फिर चीन की बात कर लेते हैं। गलवान, डोकलाम सहित कई मुद्दों पर सीमा विवाद चीन के साथ हमारा है। हम देख रहे हैं अभी भी स्थिति तनावपूर्ण है सीमा पर, यह भी हम देख रहे हैं एलएसी पर। यह 1962 जंग के अलावा 3 बड़ी सैन्य झड़पें हमारी चीन के साथ हो चुकी हैं। चीन के बाद अगले पड़ोसी के पास चलते हैं, और यह है नेपाल। पीएम ओली जो इस वक्त वहां पर हैं वो चीन समर्थक माने जाते हैं। चीन समर्थक माने जाते हैं। शेर बहादुर देववा भारत समर्थक माने जाते थे, लेकिन क्योंकि ओली की वापसी हो चुकी है इसलिए यहां भी एक दिक्कत है। भूटान जरूरतों के लिए भारत पर निर्भर है, और जरूरतों के लिए क्योंकि भारत पर भूटान निर्भर है इसलिए, और चीन की यहां पर बुरी नजर है, इसलिए यह एक पड़ोसी है जिस पर भारत अभी फिलहाल उतना भारत को इससे खतरा नहीं है। म्यांमार, चीन की चाल से 2021 से वहां पर सैन्य शासन है म्यांमार में, और वहां भारत से संबंध उसकी मजबूरी है। लेकिन म्यांमार को आप बहुत ज्यादा भरोसा, अभी की सरकार जो वहां पर है उस पर भरोसा कर नहीं सकते। बांग्लादेश, 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, तब पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। जहां अभी क्या हालात हम उसकी बात कर रहे हैं। शेख हसीना भारत की समर्थक मानी जाती है, लेकिन उनको अपना देश खुद छोड़ के भागना पड़ा। विपक्ष भारत विरोधी प्रदर्शन करता रहा है, और बीएनपी और जमात इस्लामी को भारत विरोधी माना जाता है। जमात इस्लामी को तो कुछ लोग आईएसआई का विंग तक कहते हैं। सरकार बनी तो भारत से रिश्ते बिगड़ सकते हैं जमात इस्लामी अगर सरकार में आता है, तो यह बहुत बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है भारत के लिए, चुनौती। अब देखिए यहां श्रीलंका, 2017 में बीआरआई प्रोजेक्ट में शामिल होने पर इसके संबंध खराब हुए, और वहां पर क्या स्थिति है। 2022 के आर्थिक संकट के बाद से भारत से इसके रिश्ते थोड़े सुधरे हैं। अब श्रीलंका के बाद मालदीव, 2023 में इंडिया आउट कैंपेन मालदीव में चलाया गया। आपको याद है जो मोइजू सरकार है वहां पर विपक्ष भारत समर्थक वहां माना जाता है, लेकिन मालदीव में भी जो सरकार है उसका रुख भारत के लिए बहुत अच्छा है नहीं, प्रो चाइना वो मानी जाती है। तो वो जो मैप आया था उस मैप को अगर फिर से दिखा देंगे पीसीआर आप, तो वो मैप ये कहता है कि चारों तरफ से भारत के जो 8 पड़ोसी देश हैं, सिंगल साहब, एम्बेसडर सिंगल, उसमें भारत के लिए बांग्लादेश के हालात खराब होने से चुनौतियां क्या और बढ़ती हैं सर? देखिए, ये तो बहुत क्लियर बात है कि अगर हमारे नेबरहुड में अनरेस्ट है तो ऑब्वियसली हमारी जो समस्याएं हैं वो बढ़ेंगी, क्योंकि हमें उस पर भी ध्यान देना है कि हर कोई चाहता है कि उनका जो आसपास का कंट्रीज हैं वो अपने स्टेबल रहें और वहां समस्या ना हो। तो जैसा आपने कहा कि हमारे अनफॉर्चुनेटली क्या है कि हमारे आसपास जो देश हैं वो 1-2 को छोड़ के वो सभी समस्या से ग्रसित है। अब वो समस्या किस वजह से है, उनका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, एक वो डिफरेंट टॉपिक है डिस्कशन के लिए। लेकिन ये कहना बिल्कुल सही है कि अगर हमारे यहाँ हमारे पड़ोसियों के यहाँ समस्या होगी तो हमारे यहाँ भी समस्या उससे
उत्पन्न होगी और उसके लिए हमें सावधान रहना पड़ेगा। और अभी जो बांग्लादेश की जो समस्या चल रही है, जो अभी कल से जो बहुत ज्यादा क्राइसिस पैदा हो गया है, उसमें 3-4 फैक्टर्स हैं। एक तो है कि जो जैसा कि अभी बात चल रही है कि हिंदू माइनॉरिटी को खास तौर पे निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन हम ये बात को नहीं भूलना चाहिए कि बांग्लादेश में जो इस्लाम है, उनकी आइडेंटिटी जो है बंगाली आइडेंटिटी फर्स्ट है, तो दे आर ए सॉफ्ट इस्लाम और सूफी इस्लाम है। और लेकिन वहां कोशिश करी जा रही है काफी सालों से कि वहां भी कट्टरपंथी बढ़ जाए। और जमात इस्लामी, जैसा कि हम जानते हैं कि उसके बहुत सबसे आगे उन्हीं का वो चलते हैं इस मामले में। और ये जो अभी रिजर्वेशन के ऊपर जो इशू हुआ, उससे उन्होंने उसका फायदा उठाया है। ठीक बात जो कि अब स्टूडेंट लीडर भी अब जो है उसको रियलाइज कर रहे हैं। हाँ। एंड वो अपना एक स्टेप बैक ले रहा है। अगर आप देखें जो स्टेटमेंट आई है, तो विच इज अ वेरी बहुत पॉजिटिव जो डेवलपमेंट है, जिसका जो विदेश मंत्री ने भी जिक्र किया अपने जो उन्होंने बयान दिया राज्यसभा में और लोकसभा में। तो ये एक पॉजिटिव बहुत डेवलपमेंट है और हमको उसको एनकरेज करना चाहिए। ठीक बात है सर। मेरे साथ साहब ईमान है। प्रोफेसर साहब, मुझे ये बताइए, अभी मौजूदा स्थिति बांग्लादेश की कैसी मान सकते हैं हम? क्या सब कुछ कंट्रोल में आ चुका है? क्या वहां पर अंतरिम सरकार जल्द बन जाएगी? क्या हो रहा है वहां पर? Thank you very much. I was actually quite intrigued by the statements I was hearing about the minority attacks, and we certainly condemn that and strongly condemn that. But what has gone unnoticed, that it over the 24 hours this was happening. Professor Sahab Khan, if you would like to speak in Hindi, please speak in Hindi, because I don't know Hindi. Apologies. if you can speak in Hindi, English mix, it will also be good. That's very difficult for me. I mean, I No issue, only but know you can English carry on in and English French. then. Yes. Thank you very much. The quick point over here is last 24 hours, and we have taken a note that there were incidences of minority attacks. But what one has to take a note of, that within 24 hours is the students, Jamaat-e-Islami, BNP, military, police has immediately taken initiative and issued statement, and we are now seeing that this has been resolved to a great extent. So I think that should be taken into consideration. Now, going back to what's happening in Dhaka right now is extremely stable. We see a very sense of calmness everywhere. Students are going back to the universities. Life is getting back to the normalcy. But what has remained as a problematic as yet is the formation of the interim government. And I think the military is working with, this is very important for everyone So to know. according to you, the interim government is the main concern right now, which is the matter of the concern of every normal Bangladeshi citizen. Thank you, sir. Thank you very much for being with us. Thank you very much.